आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक पृथ्वी पर दिन और रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का परिभ्रमण या फिर पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पृथ्वी का परिभ्रमण। ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है और अपने अक्ष पर घूमते समय इसका आधा भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है और दूसरा भाग अंधेरे में रहता है। इस प्रकार उसका प्रत्येक भाग एक निश्चित अवधि के लिए सूर्य के प्रकाश में आता है और फिर उससे ओझल हो जाता है। पृथ्वी के प्रकाश वाले भाग में दिन और अंधेरे वाले भाग में रात होती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो उसका आधा भाग सदैव प्रकाश में रहेगा और आधा भाग सदैव अंधकार में रहेगा, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसके सभी भागों में क्रम से दिन और रात होते हैं। तो ये पृथ्वी की परिभ्रमण की कारण होता है। पृथ्वी का परिभ्रमण, अगर पृथ्वी के परिक्रमण की बात करें तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा जो है वो 365 दिन, ठीक है, और 6 घंटे में पूरी करती है। सुविधा के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अथवा 1 दिन का अंतर हो जाता है। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में हम 1 दिन जोड़ देते हैं और इस प्रकार यह वर्ष 366 दिन का होता है और इसे अधिवर्ष कहते हैं। और यह अतिरिक्त दिन जो है वो फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इस महीने में 28 दिन के स्थान पर फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है। अगर हम पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की बात करें तो सूर्य के परिक्रमण मार्ग पर पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही ओर झुका रहता है, जिसके कारण गोलार्ध 6 महीने सूर्य की ओर झुका रहता है और उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश में रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ दिन बड़े होते हैं। इसके विपरीत इस अवधि में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है और वहाँ दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में निम्नलिखित ग्रहों के उनके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मंगल, पृथ्वी, शनि और बृहस्पति। कूट के आधार पर चयनित करना है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 2 4 3 या फिर 2 1 4 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 1 4 3। मतलब पहले पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति और फिर शनि। क्योंकि सूर्य, चंद्रमा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उन्हें तारे कहा जाता है और इसके अतिरिक्त कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो हैं ग्रह कहलाते हैं। किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह का दर्जा देने के लिए उसमें 3 विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसे सूर्य की कक्षा में होना आवश्यक है, इसे काफ़ी भारी होना चाहिए ताकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से यह गोला हो सके और इसकी कक्षा को किसी अन्य ग्रह की कक्षा से काटना नहीं चाहिए। इसीलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से निर्मित हैं और इसी कारण इन्हें पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण सूर्य से दूर स्थित हैं और मुख्यतः तरल एवं गैसों पदार्थ से निर्मित है, इसलिए इन्हें वाह्य ग्रह भी कहते हैं। घनत्व को किसी वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के घेरे गए स्थान के आयतन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठोस पदार्थों का घनत्व गैसों और तरल पदार्थों से अधिक होता है, इसलिए चट्टानों से निर्मित होने के कारण आंतरिक ग्रहों का घनत्व वायु ग्रहों से अधिक होता है। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रह और उनके उपग्रह कि मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अरुण का फोबे। क्योंकि अरुण जो है वो सौर मंडल का वाहितम ग्रह है और इसे केवल बड़े दूरदर्शक की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति अरुण भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। इसके 27 उपग्रह हैं, 27 जो हैं वो इसके उपग्रह हैं। और फोबे जो है वो अरुण का उपग्रह नहीं है, फोबे जो है वो शनि का उपग्रह है, शनि का उपग्रह है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान है। देशांतर रेखाओं की लंबाई प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में अधिक होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा के मध्य में दूरी में वृद्धि होती है और देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यही कथन जो है वो सही है। क्योंकि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो सभी रेखाओं की लंबाई समान है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है। देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है मतलब कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं और अक्षांश रेखाओं के विपरीत इनकी लंबाई समान होती है, इनकी लंबाई जो है वो समान होती है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन जो है वो है ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच मध्य की दूरी समान रहती है और विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ने पर प्रत्येक रेखा के मध्य 15 डिग्री का समान अंतर विद्यमान होता है, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है और चौथा कथन जो है इसलिए सही है। अगला प्रश्न है, कथन और कारक है दिया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल जो है वो असमान है, काल जो है वो असमान है। तो इसका है कि ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, या फिर ए आर दोनों नहीं सही हैं एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर आर गलत है ए सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब कि ए आर जो एक ए सही है, ठीक है, और परंतु जो आर जो है वो गलत है। क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण ही यह इतना बड़ी दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है और चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश जो है वो 1.25 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो 27 दिन और 8 घंटे में पूरी कर लेता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी लगाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और दूसरा भाग जो है छिपा रहता है, इसलिए कथन एक सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, एंडीज की पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? सेल्वास, मोंटाना, फजेंडा या फिर मेस्टिजो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मोंटाना। जो सेल्वास हैं दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी के विषुवत वृत्त से निकट के कारण यहाँ विषुवत जलवायु पाई जाती है और यहाँ जो विषुवत रेखा वन पाए जाते हैं उन्हीं को सेल्वास कहते हैं। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर जो मुलायम लकड़ी जन से प्राप्त होती है उन्हें मोंटाना कहते हैं। और ब्राजील में जो कॉफ़ी या कहवा के जो बाग हैं, जो बाग होते हैं उन्हीं को फजेंडा कहते हैं। और मिस्टीजो जो है वो दक्षिण अमेरिका में निवास करने वाली एक प्रजाति है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में निवास करने वाली एक प्रजाति है।
अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं कि ये स्थल मंडल के सर्वाधिक क्षेत्र विस्तारित हैं और अधिकतर वस्तुएं आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं और संगमरमर और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। केवल 2 मतलब कि दूसरा कथन ही सही है, बाकी जो हैं वो गलत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? क्यूराइल जलधारा, सुषमा जलधारा, एंटिलीज जलधारा या फिर अगुलहास जलधारा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एंटिलीज जलधारा। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती हैं। वह निश्चित मार्ग व दिशा में जल को नियमित प्रवाह को दर्शाती हैं। जल के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के गति को प्रभावित करती हैं। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है। इस प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। जो सघन जल होता है वो नीचे बैठता है और हल्का जल ऊपर की उठने की ओर होती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास जल नीचे बैठता है और धीरे धीरे विस्तृत वृत्त की ओर गति करता है। ठीक है। अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं वो हैं कनारी, बेंगुला, फाकलैंड, एंटिलीज आदि। जबकि क्यूराइल जो हैं, क्यूराइल, सुषमा और हम्बोल्ट और अगुलहास जो ये धाराएं हैं, ठीक है, ये प्रशांत महासागर की अगुलहास जो है वो हिंद महासागर की जलधारा है और क्यूराइल और सुषमा जो है वो प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? जर्मनी और पोलैंड, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा जो है वो कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा निर्धारित करती है। ओडर नीस रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ओडर नीस रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है के बीच जो है 38वीं समांतर रेखा सीमा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो है वो रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। अगर 22वीं समांतर रेखा की बात की जाए तो 22वीं समांतर रेखा जो है वो सूडान और मिस्र के बीच सीमा निर्धारित करती है और 17वीं समांतर रेखा जो है वो वियतनाम को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चाप मेघों की विशेषता नहीं है? सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित सफेद रेशमी समांतर रेखाओं में वृद्धि, विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियों में मिलने से निर्मित और चक्रवात के आगमन के सूचक। तो इसका कौन सा विशेषता नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियों से मिलने से निर्मित। तो यही जो है विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्तर पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट, सीरा नेवादा, एटलस और अरावली? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1 और 2। मतलब भ्रंशोत्तर पर्वत जो हैं वो ब्लैक फॉरेस्ट और सीरा नेवादा है। ठीक है। फ्रांस में वासजेज, ठीक है, और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट जो हैं वो खंड पर्वतों के उदाहरण हैं। यूरोप में राइन नदी की भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है। कैलिफोर्निया का सेरा नेवादा जो है वो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो है वो तनाव और खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलिमंजारो, कोह सुल्तान, पिनाटुबो या फिर पोपा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पिनाटुबो।
क्योंकि किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। कोह सुल्तान जो है ईरान में है। पोपा जो है वो म्यांमार में है। ये सारे जो हैं आपके शांत ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो माउंट पिनाटुबो है, और माउंट पिनाटुबो जो है वो फिलीपींस में स्थित है। और फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कि पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, यस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं, पी तरंगों का छाया क्षेत्र यस तरंगों की अपेक्षा विस्तृत होता है, और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही चुनना है। केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 2, या फिर 1, 2, 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी नहीं होती हैं, विनाशकारी जो हैं वो यस तरंगे होती हैं। विनाशकारी तरंगे जो हैं वो यल तरंगे होती हैं। विनाशकारी जो हैं वो यल तरंगे होती हैं, और यस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं। यस तरंगे जो हैं वो केवल ठोस माध्यम में गति कर सकती हैं। ठीक है, तो यह कथन जो है वो सही है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र जो है यस तरंगों की अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, यह कथन जो है गलत है। क्योंकि पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है यस तरंगों की अपेक्षाकृत में बड़ा नहीं होता है, यस तरंगों का अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है वह क्या कहलाता है? उष्मा बजट, सूर्यातप, तापमान प्रतिलोपन, या एल्बिडो? जो इसका सही जो आंसर है वह आपका है बी ऑप्शन, एल्बिडो। मतलब कि सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सवाना प्रकार की जलवायु निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? अफ्रीका में सूडान और वेल्ड पठार, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दक्षिणी अमेरिका में लानोस पठार, या फिर अमेजन बेसिन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अमेजन बेसिन। कि सवाना जलवायु जो है वो दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में संवहनी वर्षा होती है और व्यापारिक पवनों का प्रबल प्रभाव रहता है, और अक्षांश बढ़ने के साथ साथ वर्षा ऋतु की अवधि और वर्षा के आवश्यक मात्रा में कमी होती जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कि महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विस्तृत रेखीय प्रदेशों में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, और खुले सागरों की तुलना में स्थलबद्ध सागरों में लवणता कम होती है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2। क्योंकि महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग में लवणता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। समुद्र के जल की लवणता वाष्पीकरण और घर्षण के अंतर पर निर्भर करती है। कुछ हद तक यह भिन्नताएं नदियों के जल, बर्फ के जमने पिघलने और पवन की दिशा पर निर्भर करती है। सामान्यतः सबसे लवणता वाले क्षेत्र जो हैं वो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ आकाश स्वच्छ होता है, उच्च तापमान होता है और व्यापारिक पवनों के कारण वाष्पीकरण तीव्र होता है। इसलिए जो है पहला कथन जो है गलत है। खुले सागरों की तुलना में स्थलबद्ध सागरों की लवणता अधिक होती है, क्योंकि स्थलबद्ध सागर शीघ्र गर्म होने के कारण उनमें वाष्पीकरण की दर सामान्यतः अधिक पाई जाती है। वाष्पीकरण की दर की और लवणता में विपरीत संबंध होता है, इसलिए वाष्पीकरण में जब वृद्धि होती है तो लवणता में कमी आती है। सामान्यतः खुले सागर में लवणता जो है 33 से 37% बीच होती है, जबकि स्थलावृद्ध लाल सागर में 41% तक होती है। इसलिए दूसरा कथन जो है भी गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची को सुमेलित कीजिए कि देश और उनकी स्थानांतरित खेती से संबंधित है। कि फिलीपींस, मलेशिया, जायरे और वेनेजुएला में
कौन कौन सी खेती पाई जाती है? कौन सी खेती पाई जाती है? कि फिलीपींस में कौन सी पाई जाती है? फिलीपींस में जो पाई जाती है उसका नाम है चेनगिन। फिलीपींस में जो पाई जाती है वो है चेनगिन। मध्य अमेरिका और मलेशिया में जो है वो है लदांग। जायरे में पाई जाती है मसोले और वेनेजुएला में कोनको। ये जनजातियां मतलब स्थानिक खेतियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 2 3 4। अगला प्रश्न है बास्पोरस जलसंधि निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? काला सागर, अजोव सागर, काला सागर, मर्मरा सागर, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर। डी ऑप्शन मर्मरा सागर या फिर एजियन सागर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन काला सागर और मर्मरा सागर। बास्पोरस जलसंधि जो है वो तुर्की में स्थित है और यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। यह काला सागर को मर्मरा सागर जोड़ता है और विश्व की सबसे छोटी जलसंधि है। कर्च जलसंधि काला सागर और अजोव सागर को जो है वो कर्च जलसंधि जो है वो जोड़ती है। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जो जोड़ती है वो है ओट्रांटो जलसंधि जो है वो जोड़ती है। और मर्मरा सागर एजियन सागर को डार्डेनलीज जलसंधि मर्मरा सागर और एजियन सागर को आपस में जोड़ती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। धूल कणों का सर्वाधिक संकेंद्र उपोष्ण शीतोष्ण प्रदेश में होता है। ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाई जाती है और क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति से पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि यही सही नहीं है कि ओजोन परत जो है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है यदि वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसके सापेक्ष आर्द्रता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होगी? सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होगी, सापेक्ष आर्द्रता में कमी होगी, सापेक्ष आर्द्रता अपरिवर्तित रहेगी या फिर सापेक्ष आर्द्रता पहले बढ़ेगी फिर धीरे धीरे कम होगी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन सापेक्ष आर्द्रता जो है उसमें कमी आएगी, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल और धौलाधार, महाभारत और धौलाधार या फिर धौलाधार और शिवालिक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित नदियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट के आधार प्रयोग कीजिए। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। जिसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले नर्मदा नदी आएगी उत्तर में, फिर नंबर 2 फिर आएगी गोदावरी, फिर आएगी कृष्णा और फिर आपकी आएगी कावेरी। तो सही होगा 1 4 3 2, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ, इसकी पारगम्यता बहुत कम होती है, यह लंबी अवधि तक नमी बनाए रखने में सक्षम है
और यह फास्फोरस नाइट्रोजन में जैव पदार्थों से समृद्ध होती है। तो कौन सा कथन जो है वो काली मिट्टी से सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि यह मिट्टी जो है इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन और जैव पदार्थों से समृद्ध होती है। यही कथन जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी में चूना, लौह, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें फास्फोरस नाइट्रोजन जैव पदार्थ नहीं पाए जाते। तो ये हमारे आज के कुछ प्रश्न।